पैट्रिक बेरीडी की किताब टॉकिंग विद साइकोपैथ्स एंड सैवेजेस से प्रेरणा लेकर आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे दो टूटे हुए दिमाग मिलकर एक बड़ी तबाही मचा सकते हैं। जब हम किसी कातिल के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद एक अकेले परछाई में छिपे इंसान की तस्वीर, एक अकेला भेड़िया। पर क्या हमेशा ऐसा ही होता है? आज की कहानी थोड़ी अलग है। ये कहानी उस बारे में है जब दो इंसान आपस में मिलकर एक अकेली जानलेवा मशीन बन जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं सनसेट स्ट्रिप किलर्स की और जानते हैं कि कैसे दो टूटे हुए दिमागों ने मिलकर इतना बड़ा कहर बरपाया। तो इस कहानी में सबसे पहले मिलती हैं कैरल मैरी बंडी। देखिए, उनका जो अतीत था वो भावनात्मक सदमों से भरा हुआ था और इसका नतीजा आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा कमी। वो बस किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रही थी जो उन्हें थोड़ी सी पहचान, थोड़ा सहारा दे, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और फिर एंट्री होती है डगलस क्लार्क की। बाहर से देखने में एकदम आकर्षक और आत्मविश्वासी, लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी तरह से अपनी हिंसक यौन कल्पनाओं और दूसरों को कंट्रोल करने की चाहत में डूबा हुआ था। उसे बस कोई ऐसा चाहिए था जो उसकी हर बात माने, जो उसके इशारों पर चले। और बस यहीं पर ये दोनों एक दूसरे के लिए कह सकते हैं एकदम सही और उतने ही खतरनाक बन जाते हैं। देखिए, एक तरफ कैरल की निर्भरता थी, उसका भावनात्मक खालीपन, और दूसरी तरफ क्लार्क का कंट्रोल करने और फायदा उठाने वाला स्वभाव। एक को स्वीकृति चाहिए थी तो दूसरे को ताकत। और इसी खतरनाक कॉम्बिनेशन ने उनके रिश्ते को सिर्फ एक जहरीले बंधन तक नहीं रखा, बल्कि उसे एक असली क्राइम मशीन में बदल दिया। मनोविज्ञान में ना इस तरह की सिचुएशन के लिए एक खास टर्म है, फोली आ ड्यू। इसका सीधा सा मतलब है दो लोगों का पागलपन। ये एक बहुत ही रेयर सी साइकाइट्रिक कंडीशन है जिसमें एक इंसान का जो वहम होता है या जो उसकी गलत सोच होती है वो दूसरे इंसान में भी चली जाती है और फिर दोनों के लिए वही सच्चाई बन जाती है। तो सवाल ये है कि ये मशीन काम कैसे करती थी? अच्छा, सबसे पहले तो क्लार्क की जो भी हिंसक कल्पनाएं थी, कैरल ने उन्हें और बढ़ावा दिया, उन्हें सही ठहराया। फिर दोनों ने मिलकर अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली, एक ऐसी रियलिटी जहां उन्हें अपने किए गए गुनाह बिल्कुल जायज लगने लगे। और जाहिर है हर अगले जुर्म के साथ अगला कदम उठाना और भी आसान होता चला गया। और इसका अंजाम बहुत ही भयानक। उनके शिकार ज्यादातर वो महिलाएं होती थीं जो समाज में थोड़ी अकेली पड़ जाती थीं। हर हमले के साथ उनकी हिंसा का लेवल बढ़ता ही गया। और हाँ, कहने को तो जिम्मेदारी दोनों की थी, पर पावर का बैलेंस बिल्कुल नहीं था। कंट्रोल पूरी तरह से क्लार्क के हाथ में था। तो अब जब ये दोनों पकड़े गए तो एक और बड़ा ही पेचीदा सवाल सामने आया। सजा और सच्चाई के बीच में इस गुनाह की असली जिम्मेदारी आखिर थी किसकी? ये हमें एक बहुत मुश्किल सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। सोचिए, जब एक रिश्ते में एक पार्टनर दूसरे को मैनिपुलेट कर रहा हो और दूसरा उस पर पूरी तरह से निर्भर हो, तो क्या दोनों को बराबर का गुनहगार माना जा सकता है? पैट्रिक बेरीडी का जो विश्लेषण है वो भी यही कहता है कि कानून के लिए भी ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मामला है। उनका मानना है कि जब एक रिश्ते में हेरफेर और निर्भरता इस लेवल पे पहुंच जाए तो दोनों को बराबर का दोषी मानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर इस पूरी कहानी से, इस पूरे केस से हमें असली सबक क्या मिलता है? वो सबक जो सिर्फ इस एक केस तक ही सीमित नहीं है। और ये हमें एक आखिरी और काफी परेशान करने वाले ख्याल पर लाके छोड़ता है कि कभी-कभी सबसे खतरनाक चीज कोई एक अकेला इंसान नहीं होता, बल्कि दो टूटे हुए दिमागों का मिलना होता है।